साल 1921 से लेकर 1939 तक ये वो 18 साल थे जिसमें तप कर सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे क्रांतिकारी बने जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। तो चलिए आज इसी सफर को समझते हैं कि कैसे एक मुख्य धारा का राष्ट्रवादी भारत की आज़ादी की सबसे बुलंद आवाज़ों में से एक बन गया। अगर सुभाष चंद्र बोस के पूरे संघर्ष को एक लाइन में समझना हो ना तो वो यही है। यही वो सोच थी जिसने उनके हर एक फैसले को एक दिशा दी और भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक बिल्कुल नया, एक बिल्कुल अलग रास्ता खोल दिया। कहानी की असली शुरुआत यहीं से होती है। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है दो विचारधाराओं की एक ऐतिहासिक टक्कर से। एक तरफ था गांधी का रास्ता और दूसरी तरफ थे बोस के सवाल। और यहीं से भारत की आज़ादी की कहानी का सबसे बड़ा वैचारिक संघर्ष पैदा हुआ। साल था 1921। एक नौजवान सुभाष अपनी आईसीएस की नौकरी को लात मारकर भारत वापस लौटते हैं और उस वक्त पूरा देश असहयोग आंदोलन की आग में जल रहा था। तो उन्होंने आते ही सबसे पहले क्या किया? वो सीधे पहुंचे इस आंदोलन के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी से मिलने। और कमाल की बात देखिए, उनकी पहली ही मुलाकात में विचारों का फर्क एकदम साफ हो गया। गांधी जी का मानना था कि सत्य और अहिंसा ही सबसे बड़ा हथियार है, पर सुभाष का सीधा सवाल था, क्या सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर बैठने से, सिर्फ निष्क्रिय प्रतिरोध से देश आज़ाद हो सकता है? रणनीति पर यही जो बुनियादी असहमति थी ना, वही उनके पूरे राजनीतिक सफर का आधार बनने वाली थी। तो इस मुलाकात के बाद शुरू होता है संघर्ष का एक ऐसा दौर जहां जेल की मुश्किलों ने बोस की विचारधारा को और भी पक्का किया और दुनिया घूमने के अनुभवों ने उसे एक नई धार दी। कांग्रेस में उनका कद बहुत तेजी से बढ़ा। देखिए, 1921 में पहले बार जेल गए और अगले ही साल 1922 में वो कलकत्ता के सीईओ बन गए। अंग्रेज समझ चुके थे कि ये शख्स कोई आम नेता नहीं है, ये एक बड़ा खतरा है। और बस 1924 में उन्हें क्रांतिकारियों का मास्टरमाइंड बोलकर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। और उन्हें भेजा कहाँ गया? मांडले जेल, बर्मा। ये कोई आम जेल नहीं थी, ये वो जगह थी जहां इरादों को तोड़ा जाता था। सोचिए, इसी जेल में तिलक जैसे बड़े बड़े क्रांतिकारियों को रखा गया था। यहाँ के हालात बहुत ही ज्यादा कठोर थे और वहाँ के हालात इतने खराब थे कि उन्हें एक के बाद एक जानलेवा बीमारियों ने घेर लिया। टीबी, फेफड़ों में इन्फेक्शन, तेज बुखार, शरीर पूरी तरह टूट चुका था। पर जानते हैं क्या नहीं टूटा? उनका इरादा। वो और भी मजबूत होकर बाहर आया। सेहत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें यूरोप जाना पड़ा। लेकिन सुभाष ने इस मजबूरी को भी एक मौके में बदल दिया। उन्होंने वहां जाकर यूरोपीय देशों की राजनीति और उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को समझा। उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ भारत के अंदर नहीं लड़ी जा सकती, इसे दुनिया के मंच पर ले जाना होगा। और इसी सोच का नतीजा थी उनकी किताब द इंडियन स्ट्रगल, जो 1934 में आई। ब्रिटिश सरकार में तो जैसे हड़कंप ही मच गया। किताब को इतना खतरनाक माना गया कि भारत में आते ही उसे बैन कर दिया गया। इसने बोस को एक ऐसे खतरे के तौर पर सामने रखा जो देश के अंदर और बाहर दोनों जगह से समर्थन जुटा सकता था। तो अब जब बोस भारत वापस आए तो वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक क्रांतिकारी हीरो बन चुके थे। और उनकी यही वापसी कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़े तूफान की वजह बनने वाली थी। साल आता है 1938, एक ऐतिहासिक साल। ये वो साल था जब सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ऊंचे पद यानी अध्यक्ष पद पर पहुंचे। ये एक ऐसी जीत थी जो पार्टी के भविष्य को बदलने वाली थी। देखिए, उनका अध्यक्ष बनना कोई छोटी बात नहीं थी। ये असल में पार्टी के उस नौजवान, उस गर्म दल की जीत का प्रतीक था जो अब इंतजार नहीं करना चाहता था, जो आज़ादी के लिए सीधी कार्रवाई चाहता था। पर हुआ क्या? पार्टी एक होने के बजाय और ज्यादा बंट गई। गांधीवादी गुट के साथ उनका जो वैचारिक टकराव था वो अब खुलकर सामने आ गया, बिल्कुल चरम पर पहुंच गया। तो सवाल अब ये था कि क्या एक ही छत के नीचे दो तलवारें रह सकती हैं? क्या दो अलग अलग विचारधाराएं पार्टी को चला सकती थीं? इसका जवाब मिलना था 1939 के चुनाव में, जब बोस ने गांधी जी की मर्जी के खिलाफ दोबारा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। ये चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये असल में कांग्रेस के दो ताकतवर गुटों की सीधी लड़ाई थी। एक तरफ थे गांधी जी के चुने हुए उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया और दूसरी तरफ अकेले खड़े थे सुभाष चंद्र बोस।
नतीजे आए और सुभाष बोस जीत गए। इसके बाद गांधी जी ने सिर्फ एक बात कही, ये मेरी हार है। बस इस एक लाइन ने सब कुछ साफ कर दिया। अब साथ मिलकर काम करना नामुमकिन था। और आखिरकार बोस को पार्टी छोड़नी पड़ी। लेकिन इसे उनकी हार की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। ये असल में वो आज़ादी थी जो उन्हें अपना रास्ता बनाने के लिए चाहिए थी। यहाँ से एक बिल्कुल नए सफ़र की शुरुआत हुई। 1939 में सब कुछ बहुत तेजी से बदला। सोचिए, 29 अप्रैल को बोस ने इस्तीफा दिया। सिर्फ 4 दिन बाद 3 मई को उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना दी और कुछ ही महीनों में सितंबर में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक क्या था? ये बोस की अपनी नई पार्टी थी और इसका मकसद बिल्कुल साफ था, पूर्ण स्वतंत्रता। और वो भी कैसे? सैन्य संघर्ष और बाहरी देशों की मदद से। ये उन सभी विचारों का निचोड़ था जो वो पिछले 18 सालों से बना रहे थे। जैसे ही वर्ल्ड वॉर II शुरू हुआ, ब्रिटेन ने भारत से बिना पूछे ही उसे युद्ध में झोंक दिया। बोस ने इसका जोरदार विरोध किया। अब ब्रिटिश सरकार घबरा गई। उन्हें लगा कि अपने सबसे बड़े दुश्मन को काबू करना जरूरी है और उन्होंने बोस को उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया। सोचिए, पूरी दुनिया में जंग छिड़ी हुई है और भारत का सबसे बड़ा क्रांतिकारी अपने ही घर में कैद है। तो सवाल ये है, अब वो क्या करेंगे? उनकी कहानी का सबसे हैरत अंगेज हिस्सा यहीं से शुरू होता है।